हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 के नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को क्लास 10 के एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है, ये कैसे दिखता है, हम लोग इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ चुके हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आता है त्रिभुज। त्रिभुज होता है क्या, त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तो सिंपल सा डिफाइन किया जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। या तीन भुजाओं की सहायता से जो बंद आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक इसमें वर्ड आता है बंद यानी घिरी। अगर वो बंद और घिरी न रहे तो हमारा त्रिभुज नहीं कहलाएगा। देखिए इसमें तीन भुजा की बात है, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये तीन भुजा है। इसका ए बी और सी। ठीक, एक भुजा ए बी भुजा है और दूसरी भुजा बी सी भुजा है और तीसरी भुजा कौन है, ए सी भुजा है। इन तीनों भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। सिंपल सी जानकारी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, अब यदि हम बोलते तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, अगर बंद न बोले, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर केवल बोलते त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एक भुजा ये, इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, डी। देखिए ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा और एक सी डी भुजा, ये तीन भुजा है। ए बी भुजा है, बी सी भुजा और सी डी भुजा, ये तीन भुजा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या त्रिभुज कहलाएगा, ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है, क्लोज फिगर नहीं है। कैसा फिगर नहीं है, क्लोज फिगर नहीं है। अगर ये क्लोज फिगर रहता यानी कि बंद आकृति रहती तो हमारा ये क्या कहलाता, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, त्रिभुज में कुछ चीजें पाई जाती हैं, वो चीजें क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है शीर्ष। क्या आता है, शीर्ष आता है। क्या आता है, शीर्ष। त्रिभुज में कहाँ शीर्ष होता है और कितने शीर्ष होते हैं ये देखने के लिए तो त्रिभुज में शीर्ष क्या होता है, त्रिभुज की जो दो भुजाएं, त्रिभुज की जो दो भुजाएं जिस बिंदु पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। देखिए इसमें दो भुजा कौन है, एक ए बी भुजा और एक ए सी भुजा, दोनों किस पॉइंट पे कट करें, ए पॉइंट पे। इसमें कौन कौन सा शीर्ष कहलाएगा, ए शीर्ष कहलाएगा, बी शीर्ष कहलाएगा। देखिए दोनों वो दो लाइनें यहाँ पे कट करी, बी शीर्ष कहलाएगा, दो लाइनें यहाँ पे कट करी, सी शीर्ष। यानी कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन भुजा, इसमें त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, तीन भुजा होती है। कौन कौन सी, पहला ए बी भुजा हो गया, दूसरा बी सी भुजा हो गया और तीसरा ए सी भुजा हो गया। यानी त्रिभुज के पास तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती हैं। और क्या होता है त्रिभुज के पास, त्रिभुज के पास कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है कि जब दो भुजाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, एंगल भी बनता है, एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि कोण बनता है। जैसे दो लाइनें, एक ए बी लाइन और एक ए सी, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा, दोनों लाइनें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ए पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल का निर्माण यानी कोण का निर्माण होगा। तो कितने कोण बनेंगे इसमें, एक कोण ये बना, दूसरा थीटा 1 1 मान लेते हैं, थीटा 2 ये और ये थीटा 3। इसमें कितने कोण बनते हैं, तीन कोण बनते हैं। कौन कौन से, एंगल ए बनेगा, एंगल बी बनेगा और एंगल सी बनेगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी, तीनों शीर्ष होते हैं। तीन भुजा होती है, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा होती है। और तीन कोण होते हैं। कौन कौन से, दो लाइनें जिस बिंदु पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारा क्या होता है, एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोण कौन कौन से, एंगल ए यहाँ पे हुआ, एंगल बी यहाँ पे हुआ और एंगल सी। ये क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब एक और बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, मैंने नाम दे दिया, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना होना चाहिए। ठीक है, यदि त्रिभुज में जो भी कोण बन रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, अगर इनका सम हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री से कम है तब पर भी वहां त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर वो हमारा 180 डिग्री से अधिक भी है तब पर भी वहां त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि त्रिभुज में आंतरिक कोण बनते हैं, इन तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री से कम है तब पर भी वो त्रिभुज नहीं है, अगर 180 से अधिक है तब पर भी वो त्रिभुज नहीं है। कुछ और कंडीशन है, चलिए आपको देखते हैं। ठीक है, कुछ और कंडीशन है। जैसे मैंने अभी बोला कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन ये बात कब पॉसिबल होगी, इसका भी कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, कोई दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए,
बड़ी होनी चाहिए। अगर यह इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तभी हमारा वह क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक त्रिभुज लिया जिसके साइड है ए बी और सी। ये बस क्या तीन साइड है, ए है बी और सी है, तीनों साइड है। सपोज कर लेते हैं ये 4 है, ये 3 और ये 5 है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया ए बी साइड की लेंथ कितनी है 4 है, ए सी साइड की लेंथ कितनी है 3 है और बी सी साइड की लेंथ कितनी है 5 है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल त्रिभुज पॉसिबल है कि नहीं, कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सा एक रूल है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से कड़ी बड़ी होनी चाहिए। देखिए अगर मैं इसको लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ऐड करता हूँ 4 + 5 मेरा क्या आ रहा है 9। क्या 9 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, जो तीसरी भुजा है 3 से, है कि नहीं? यानी अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करे तो ये क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, और मैंने सपोज करो इसको छोड़ के इसको ले लिया 5 और 3 को, 5 + 3 ले लिया तो कितना है 8, बची तीसरी भुजा कौन है 4, इससे बड़ी कि नहीं बड़ी है, तब पर भाई क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, त्रिभुज पॉसिबल है। ठीक है, अगर सपोज करो 3 और 4 को ले लिया, इसको छोड़ दिया तो 3 + 4 कितना होगा 7। क्या ये 5 से बड़ी है कि नहीं बड़ी है, बड़ी है ना, यानी कि ये मेरा क्या है, ये जो ट्रायंगल मेरा पॉसिबल है। ठीक है, तरीके और एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज कर लिया हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, देखिए एक साइड 2 सेंटीमीटर है, एक साइड 1 सेंटीमीटर है और एक साइड सपोज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। क्या होगा ये 5 सेंटीमीटर हो गया। आप देखते हैं ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल तभी पॉसिबल होंगे जब किन्हीं त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर देखिए हम 2 और 5 लेते हैं, 2 + 5 क्या है 7, 7 बड़ा कि नहीं 1 से, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर मैं 5 और 1 ले लूं तो 1 + 5 मेरा क्या है 6, क्या बड़ा है कि नहीं बड़ा है 2 से, ये भी कंडीशन फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 2 और 1 की, तो 2 + 1 करेंगे तो क्या होगा 3, क्या ये 3 > 5 है, नहीं, ये भी हमारा क्या कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये हमारा क्या ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यानी कि त्रिभुज तभी पॉसिबल होगा जब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल उस त्रिभुज में उपस्थित तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अन्यथा वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। और ट्रायंगल पॉसिबल होने की प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोणों का योगफल है, जो तीनों आंतरिक कोणों का योगफल होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, टोटल 180 डिग्री होनी चाहिए। न 180 डिग्री से कम होना चाहिए और ना ही 180 डिग्री से क्या अधिक होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को भी नहीं फॉलो कर रहा है तो हमारा वो ट्रायंगल नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा, ट्रायंगल त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से, त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहलाता है। कौन कौन से, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष हो गया। और भुजा कौन कौन सी है, ए बी भुजा है, बी सी भुजा और ए सी भुजा है। और कोण, दो लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां पे मेरा क्या एंगल का निर्माण होता है। देखिए ए θ1 एंगल, θ2 एंगल, θ3 एंगल, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और त्रिभुज की जो आंतरिक कोण, देखिए त्रिभुज में दो कोण बनते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, आंतरिक कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी θ1, θ2, θ3 को आपस में ऐड कर दें तो हमको टोटल कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। अब बात आती है कि अगर 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से ज्यादा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। हमको टोटल हम परफेक्ट 180 डिग्री मिलना चाहिए तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। एक रीजन और है, वह रीजन क्या है, त्रिभुज की किन्हीं दो कोणों, दो भुजाओं का योगफल, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी है तभी वो ट्रायंगल होगा, अन्यथा वो ट्रायंगल नहीं होगा। अब देखते हैं कि ट्रायंगल तो हो गया। अब एक क्लास 10 में बात आती है सिंपल सी, हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, एक नाम है समरूप। आप लोगों ने सुना होगा समरूप और सर्वांगसम। ठीक है, एक मैं नाम लिखता हूं, समरूप, और दूसरा है हमारा सर्वांगसम। ठीक है, एक होता है हमारा समरूप और दूसरा हमारा क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम ये दोनों होते क्या हैं, तो आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं सर्वांगसम। यानी सर्वांगसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रुएंट। और समरूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर। आप पहले ये देख लेते हैं सर्वांगसम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये कुछ इस तरीके से है,
कुछ इस तरीके से एक हल्की लाइन बेंड होकर जाती है और दो स्ट्रेट लाइन रहती है। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करता है। अगर समरूप को रिप्रेजेंट करना तो एक सिंगल डार्क इस तरीके से डैश लाइन लहरों की तरह, ठीक है। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, समरूप को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों को समझते हैं समरूप और सर्वांगसम होता क्या है। क्लास 9 के बच्चे सर्वांगसम को पढ़ चुके हैं, सर्वांगसम में रिवीजन करता हूँ, ठीक। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है शेप और दूसरा आता है साइज। शेप मतलब होता है आकार, क्या होता है, आकार। साइज मतलब क्या होता है, आमाप, क्या होता है, आमाप। इसमें भी वही चीजें होती हैं, शेप होता है, शेप यानी कि आकार होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, साइज। साइज मतलब कि आमाप, क्या होता है, आमाप होता है, ठीक है। अब ये दोनों में सेम चीज है, इसमें भी आकार इसमें भी आमाप है, इसमें भी आकार इसमें भी आमाप है, लेकिन कब किसको सर्वांगसम बोलेंगे, कब किसको समरूप बोलेंगे, ठीक है। तो जिस भी वस्तु का आकार और आमाप दोनों सेम रहेगा, वे दो वस्तुएं आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। यानी कि जिस दो वस्तु का शेप एंड साइज दोनों सेम होंगे, वे दोनों वस्तुएं आपस में क्या कहलाएंगी, कांग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम कहलाएंगी। यदि जिस दो वस्तुओं का केवल आकार सेम हो, क्या हो, केवल आकार सेम हो, साइज यानी कि आमाप अलग अलग हो सकते हैं, उन दोनों वस्तुएं आपस में क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। यानी कि समरूप होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है, क्या, आकार सेम होना चाहिए, साइज यानी आमाप अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम के लिए आकार और आमाप दोनों सेम होना चाहिए। जिस वस्तु के पास शेप और साइज दोनों सेम है, वे दोनों वस्तुएं आपस में सर्वांगसम यानी कि कांग्रुएंट कहलाएंगी। यदि ये दो वस्तुएं केवल इसका आकार सेम है, साइज क्या है, डिफरेंट है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। सर्वांगसम का एग्जांपल जैसे सपोज कर लेते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर मान लेते हैं लेंथ 2 है और विड्थ मेरा क्या है 1 है, ठीक। इस तरह से एक और रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। सिंपल सा देखते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल मान लेते हैं, ये किसका रेडियस कितना है, r = 1 सेंटीमीटर। एक और सर्कल ले ले, इसका भी रेडियस क्या है, r = 1 सेंटीमीटर। देखिए आप इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त और ये भी क्या है, वृत्त है। यानी कि देखिए दोनों का आकार क्या है, सेम, यानी ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। लेकिन देखिए अब इसकी साइज, इसका रेडियस देखिए 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे दो वस्तुएं आपस में क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। समरूप देखिए ये मान लेते हैं, ये क्या, ये भी वृत्त है और ये भी क्या है, वृत्त है। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है 2 है और इसका मान लेते हैं रेडियस क्या है 4 है, ठीक है। देखिए ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन दोनों का आकार क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन साइज क्या है, देखिए इसकी साइज कितनी है, 2 है और इसकी साइज क्या है, 4 है। दोनों क्या अलग अलग है ना, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे दो फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम दोनों के आकार और साइज दोनों क्या चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। सर्वांगसम को ऐसे रिप्रेजेंट, इस सिंबल की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं, समरूप को इस सिंबल की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में समरूप। तो समरूप की बात आती है तो देखिए हमारे पास क्या क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, वर्ग होते हैं, आयत होते हैं। अब देखिए सपोज कर लेते हैं, ये भी देखिए हमारा क्या आयत है और ये भी हमारा क्या आयत है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये भी आयत है, ये भी आयत है, दोनों के आकार क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन इसकी साइज देखी जाओ, इसकी साइज देखिए, दोनों क्या अलग अलग है, लेकिन दोनों फिगर आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, यानी कि सिमिलर कहलाएंगे। तो हमारे पास यानी पूरे यूनिवर्स में जितने भी सर्कल हुए, जितने भी रेक्टेंगल यानी आयत हुए, जितने स्क्वायर यानी जितने वर्ग हुए, ये सभी आपस में क्या है, समरूप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे क्लास में दो स्टूडेंट हैं, मैंने किसी एक स्टूडेंट से पूछा कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, आप एक ट्रायंगल बनाइए। तो उसने क्या किया, एक ट्रायंगल क्रिएट किया, कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से क्रिएट किया, ये भी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने किसी और स्टूडेंट से बोला कि आप भी एक ट्रायंगल का निर्माण कीजिए, तो उसने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। देखिए A B C हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं, केवल वृत्त
वृत्त में कोई टाइप तो होता नहीं है। और स्क्वायर सर्कल सही स्क्वायर के भी कोई टाइप नहीं होते, रेक्टेंगल के भी कोई टाइप नहीं होते। लेकिन जैसे बात आती है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल को मिनी पार्ट यानी कि दो तरीके से डिवाइड किया गया। पहला भुजा के आधार पर डिवाइड किया गया और दूसरा कोण के आधार पर डिवाइड किया गया। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि त्रिभुज को भुजा के आधार पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, त्रिभुज को कोण के आधार पे कितने पार्ट पे डिवाइड किया गया। आज हम लोग अभी पढ़ते हैं कि ये समरूप केवल त्रिभुज के लिए क्यों अलग अलग होता है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप क्यों नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग इसको भी बोलते हैं त्रिभुज, इसको भी बोलते हैं त्रिभुज, लेकिन इस त्रिभुज का नाम क्या है, अलग है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, अलग है। इसके क्या, इसकी साइज भी क्या है, अलग है। इसकी भी साइज क्या है, अलग है। यानी कि ये दोनों फिगर आपस में समरूप नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज ही बने हुए, लेकिन इस त्रिभुज का नाम कुछ और है और इस त्रिभुज का कुछ नाम और है। लेकिन देखिए इस फिगर इस पे आते हैं, देखिए इसको भी हम लोग आयत बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। जैसा इसको हम आयत ही बोलेंगे, आकार तो सेम है, साइज डिफरेंट है। तो ये दोनों फिगर आपस में समरूप है। लेकिन देखिए ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन इस त्रिभुज का कुछ और नाम त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम भी कुछ और त्रिभुज है। इसलिए जब त्रिभुज की बात आती है तो त्रिभुज के लिए हमारा क्या होता है, समरूप इजीली डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समरूप को यानी कि त्रिभुज के लिए समरूप कैसे डिफाइन करेंगे वो लोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।